इंग्लिश के ये सभी शब्द मात्र 5% लोग जानते हैं सही तरीके से प्रयोग करना, क्योंकि डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड ये सभी बहुत आसान है, लेकिन इसके मल्टीपल यूजेस हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग में काफी इसका भूमिका है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग आपके लिए टफ हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है। इफ यू वांट टू मेक इट इजी यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट अबाउट these all words. So guys, इज बीइंग का मतलब है कोई काम किया जा रहा है। अब कोई काम किया जा रहा है ये कैसे होगा? जैसे कि बोलते हैं ना कि आम तोड़ा जा रहा है, गली सजाया जा रहा है, सड़क बनाया जा रहा है, ये कुछ इस प्रकार के सेंटेंस यहाँ पर फॉर्मेशन होगा जो कि इज बीइंग होगा। और बीइंग के तुरंत बाद V3 आएगा और इज के तुरंत पहले यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा। दैट मीन्स कि सेंटेंस तो स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कैसे होगा? क्योंकि ये सेंटेंस पेसिव है और पेसिव का सेंटेंस सब ऑब्जेक्ट से ही शुरू होते हैं। इस प्रकार से होता है, मतलब कि पेसिव में क्या होता है कि हमारा फोकस होता है ऑब्जेक्ट पर, ना कि कौन काम किया उस पर। कौन काम किया वो बाद में, लेकिन क्या काम हुआ उस पर फोकस होता है, तो उसे पेसिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सड़क बनाया जा रहा है, तो अपने तो नहीं बन रहा है, वर्कर बना रहा है, तो यहाँ पर वर्कर पर फोकस नहीं है, फोकस है सड़क पर, तो ये सड़क ऑब्जेक्ट है। ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि जो काम को रिसीव करता है, रिसीवर ऑफ एक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इस तरीके से बोल सकते हैं कि द रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ये V3 हो गया, जो कि इस तरीके से बोल सकते हैं कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, कंस्ट्रक्टेड V3 हो गया। आम तोड़ा जा रहा है, बोलेंगे द मैंगो इज बीइंग प्लग्ड। इसको अगर नेगेटिव में बनाना हो तो इज के बाद आप तुरंत नोट लगा सकते हैं, सड़क नहीं बनाया जा रहा, इस तरीके से हो जाएगा। और अगर आप इसे प्लुरल कर देंगे तो इसकी जगह पर आर हो जाएगा, मैंगोज आर, रोड्स आर, इस प्रकार से हो जाएगा। वॉज बीइंग, इसका भी कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन बस एक चीज इसका अलग है कि ये है पास्ट का और वो था प्रेजेंट का। अब इसके भी पहले आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इसके भी बाद आ जाएगा यहाँ पर V3, जो कि इस प्रकार से होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। गली सजाई जा रही थी, सेंटेंस बोलेंगे द स्ट्रीट वॉज बीइंग डेकोरेटेड। डेकोरेट मीन्स सजाना, डेकोरेटेड V3। कमरा साफ किया जा रहा था, द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड, यहाँ पर क्लीन का V3 आ गया। काफी आसान है सेंटेंस बनाना। नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट लगा सकते हैं, जो कि वॉज वर्ड आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद आप नोट लगा सकते हैं। काफी आसान है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको कहाँ पर डाउट है, आपको रिप्लाई मिलेगा। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट यू कैन पुट अ कमेंट। इज एम आर, अब ये तो सब कोई जानते हैं, इसमें क्या नया है गाइस? इज एम आर का प्रयोग मल्टीपल तरीके से होता है, मल्टीपल होता है। अब मल्टीपल होता है, कई अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो इज एम आर का यहाँ पर जो मीनिंग है कि कोई काम किया जाता है, अंग्रेजी बोला जाता है, कपड़े खरीदी जाती है, कपड़े पहना जाता है, किताब पढ़ा जाता है, सड़क बनाया जाता है, आम तोड़ा जाता है, गली सजाया जाता है, कमरा साफ किया जाता है, इस प्रकार से सेंटेंस होगा। जैसे देखिए, अंग्रेजी बोला जाता है तो इज एम आर के साथ यहाँ पर V3 आ जाएगा। आप देख रहे होंगे कि इज एम आर के साथ V4 भी आ जाता है, इज एम आर के साथ कोई भी यहाँ पर एडजेक्टिव भी आ जाता है, एडजेक्टिव भी आ जाता है, V4 भी आ जाता है, V3 भी आ सकता है, और यहाँ पर कोई अदर वर्ड भी आ सकता है। मतलब ये कि मल्टीपल चांसेस हैं इसके आने के और मीनिंग भी डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से प्रयोग होता है। एक चीज जान करके आप ये क्लियर नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके से होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट। अंग्रेजी बोला जाता है तो बोलेंगे सबसे पहले अंग्रेजी का लिखेंगे इंग्लिश, इज एम आर में से इज आ जाएगा, इज बोलना का होता है स्पीक, स्पोकन। कमरा साफ किया जाता है, द रूम इज क्लीन्ड, क्लीन का V3 आ जाएगा, दैट इज लाइक दिस। अब है वॉज एंड वर, इसका मतलब है कि कोई काम किया गया। अब किया गया वॉज वर के साथ भी V3 भी आता है, V4 भी आता है, अदर वर्ड भी आता है, एडजेक्टिव भी आता है, काफी तरीके से आता है। लेकिन यहाँ पर समझना पड़ेगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। रवि को पीटा गया, इस तरीके से काम किया गया, जैसे काम पूरा किया गया, किताब बेचा गया, किताब बेचा गया, इस तरीके से अंग्रेजी बोला गया, अंग्रेजी सीखा गया, इस तरीके से आप बोल सकते हैं रमेश को बाजार भेजा गया। अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं जो कोई काम किया गया।
तो यहाँ पर बोलेंगे सबसे पहले रवि और वॉज वर्ड में से वॉज लगा देंगे बीटन। मतलब इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो काफी आसान है। ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद वॉज या वर्ड जो भी वैलिड रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो वॉज, प्लूरल रहेगा तो वर्ड, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर वे थ्री। बहुत आसान है। सड़क बनाया गया तो बोलेंगे द रोड इज बिल्ट। बिल्ड मतलब होता है बनाना और बिल्ट हो गया वे थ्री। इस तरीके से आप बनाइए। कई सारे सेंटेंस बनाना होगा। एटलीस्ट एक टॉपिक पर आप 10 सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। सोचिए, सेंटेंस सुनाइए, देन आफ्टर यू कैन प्रैक्टिस एंड स्पीक। विल बी मतलब कोई काम किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, यहां मिठाइयां बांटी जाएगी। इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर विल बी, और विल बी के बाद वी थ्री आएगा और इसके बाद कोई अदर वर्ड आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे यहां मिठाइयां बांटी जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे द स्वीट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड हियर। हियर मीन्स यहाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड वी थ्री हो गया जो कि विल बी के साथ है। सेंटेंस हिंदी में भी बता रहे ताकि आपको समझ आ जाए। सुरेश को कल पैसे दिया जाएगा। सुरेश विल बी गिवन मनी टुमारो। गिवन मतलब दे कोई और रहा है और रिसीव सुरेश कर रहा है। कैन बी मतलब कोई काम किया जा सकता है। जैसे यह काम कल किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि आज ही करना है, बहुत सारे काम कर चुके हैं तो ये काम कल किया जा सकता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो दिस वर्क कैन बी डन टुमारो। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, कैन बी के साथ वे थ्री आ जाएगा, जो कि यहाँ पर डू का डन हो गया वे थ्री। दिस वर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, कैन बी यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, मतलब कैन बी के साथ वे थ्री का प्रयोग। अंग्रेजी बोला जा सकता है तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन, इस तरीके से। अब कैन का मतलब सकता है भी होता है, जो बताता है कैपेसिटी। जैसे बोल सकते हैं मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो बोलेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार। आई कैन ड्राइव अ कार। तो यहाँ पर इस तरीके से भी प्रयोग होता है। मतलब कैन के बाद वी वन भी आता है और कैन बी के साथ वे थ्री भी आता है। मल्टीपल यूजेस, अगर आप ये सभी सीख लेते हैं तो फिर इंग्लिश स्पीकिंग ऑन द स्पॉट यू कैन स्पीक मेनी सेंटेंसेस ऑन विच टॉपिक यू आर टॉपिंग यू आर स्पीकिंग, दैट इज वेरी इजी। शुड बी मतलब है कोई काम किया जाना चाहिए, मतलब सजेशन के तौर पर है। सभी को अंग्रेजी सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल गांव में बहुत कम लोग अंग्रेजी जानते हैं। अगर सबको सिखाया जाए तो दैट मीन्स कि स्टैंडर्ड लेवल हाई होगा और कई सारे लोग बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। जैसे एवरीवन शुड बी टॉट इंग्लिश। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, शुड बी के साथ वी थ्री होगा। ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर क्योंकि सिखा कोई और है, मतलब सब्जेक्ट करने वाला कोई और है। यहाँ पर एवरीवन तो ये रिसीवर है। शुड बी टॉट, टीच मतलब पढ़ाना, और टॉट हो गया वे थ्री। यहाँ पर इंग्लिश हो गया, यहाँ पर अदर वर्ड बोल सकते हैं, यहाँ पर इस टीच का ही ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी में बात किया जाना चाहिए, सजेशन के तौर पर है। इट शुड बी टॉक्ड इन इंग्लिश हियर। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। डू या डज, इसके यहाँ पर है कि नहीं करता है। डू डज का भी मतलब यहाँ पर मल्टीपल यूजेस होंगे, तो पहले बेसिक प्रयोग देखते हैं। जैसे वो स्कूल नहीं जाता है, नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, डू डज के साथ नॉट आ जाएगा, इसके बाद वी वन आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वो स्कूल नहीं जाता है तो बोलेंगे ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो डज नॉट के बाद या डू नॉट के बाद वी वन आएगा, ये ध्यान रखना है। राहुल आम नहीं खाता है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो राहुल डज नॉट ईट अ मैंगो। अब ये नहीं समझना है कि एक आम नहीं खाता, एक क्यों लगा, क्योंकि मैंगो को हम गिनती कर सकते हैं। गिनती कर सकते हैं तो आर्टिकल नेसेसरी है। इस तरीके से अब मैं डूडस के और प्रयोग दिखाता हूं। इसका मतलब होगा, डूडस का मतलब कि कोई काम करता तो है, कोई काम करता तो मतलब इम्फेसाइज करके, जोर देकर। इससे बोलते हैं कि वो स्कूल जाता तो है, तो उसके लिए बोलेंगे ही डज गो टू स्कूल। अब अगर आप सिर्फ इंग्लिश देखेंगे तो लगेगा कि डज के बाद तो नॉट आना चाहिए, क्योंकि डज यहाँ पर आ गया तो फिर ये तो दिक्कत है, डज के बाद नॉट आएगा। लेकिन इसका मतलब है कि वो स्कूल जाता तो है। मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ, आई डू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डू और डज के मल्टीपल यूजेस है, एक यूजेस नहीं है। अगर आप ये जान जाएंगे तो काफी आसान होगा। इज एम आर, अब यहाँ पर इसका मीनिंग है हूँ, हो से, काफी आसान है। एक यूज तो मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरा यूज यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए वो एक शिक्षक है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पर बताया जाएगा क्या, स्टेट ऑफ बीइंग।
स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब स्थिति या अवस्था बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? यहाँ पर बताया जाएगा क्वालिटी बताया जाएगा। यहाँ पर क्या बताया जाएगा? तो कोई भी पोस्ट पर है, कोई भी पद पर है कोई, वो बता सकता है कि मैं ये चीज हूं। तो ये सभी चीजें आप इजेएमआर की मदद से बनाते हैं। जिससे बोलते हैं कि वो एक शिक्षक है तो बोलेंगे ही इज अ टीचर। काफी आसान सा स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद इजेएमआर में से आप कोई भी लगा देंगे और इसके बाद आप उसका नाम लिख देंगे। जो कि यहाँ पर मैं अदर वर्ड लिखता हूँ, कभी एडजेक्टिव आ जाता है तो कभी नाउन आ जाता है, इस तरीके से। रमेश घर में है, कैसे बोलेंगे? रमेश इज एट हाउस। यहाँ पर तो पोस्ट की बात कर दी, यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर दी, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है। इस तरीके से आप कोई क्वालिटी बताता है। अब कोई बता दे कि दूध सफेद होता है, दूध सफेद होता है। अब यहाँ पर देखिए तो किससे आप बनाएंगे? आप बनाएंगे यहाँ पर मिल्क इज वाइट। तो आप बताइए कि दूध सफेद होता है तो उसका ये क्वालिटी है। दूध मीठा होता है, मिल्क इज स्वीट, ऐसे भी बोल सकते हैं। हैज या हैव, इसका मतलब है कोई काम कर चुका है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे हम लोग मैच जीत चुके हैं, इसका मतलब है कि थोड़ी देर पहले कोई काम कंप्लीट हो गया, थोड़ी देर पहले कोई काम कंप्लीट हुआ है, उससे हम इस तरीके से बोलते हैं हम लोग मैच जीत चुके हैं, वो बाजार जा चुका है, मैं खाना खा चुका हूं, इस तरीके से बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हैज हैड, इसके बाद V3 आ जाएगा और इसके बाद जो भी काम आप करेंगे उसका नाम लिख देंगे। जैसे कि हम लोग मैच जीत चुके हैं तो वी हैव वॉन द मैच, द मैच यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया और विन का V3 वॉन हो गया। इस तरीके से राम कार खरीद चुका है, कोई काम थोड़ी देर पहले किया है तो राम हैज बॉट अ कार। इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस ऑल थिंग्स बिकॉज आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड वेरी इजिली। हैज हैव बीन मतलब है कि कोई काम किसी टाइम से कर रहा है। जैसे वे लोग 2022 से अंग्रेजी सीख रहे हैं, मतलब काम तो कंटिन्यूअस है। देख के लग रहा है कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्योंकि जिसमें टाइम का बात हो जाए वो कंटिन्यूअस से परफेक्ट में आ जाएगा, मतलब कंटिन्यूअस भी रहेगा और परफेक्ट भी रहेगा, दोनों रहेगा। जैसे इसका सेंटेंस सुनाते हैं कि दे हैव बीन के बाद V4 आ जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इतना तो जानते हैं। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं सिंस 2022। सिंस का मतलब है यहाँ पर से, जो टाइम आपको कैलेंडर में घड़ी में मिल जाए उस टाइम के साथ आप से के लिए सिंस प्रयोग करते हैं, वो भी प्रेजेंट और पास्ट में सिर्फ। सुरेश सुबह से काम कर रहा है, सुरेश हैज बीन वर्किंग, सुरेश काम कर रहा है सिंस मॉर्निंग, सुबह से। मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, यस्टरडे हो, बर्थडे हो, चाइल्डहुड हो, इन सभी के साथ सिंस प्रयोग करते हैं। डिड मतलब नहीं किया, नेगेटिव सेंटेंस होगा, वो किताब नहीं खरीदा, पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ पर किससे होगा? ही डिड नॉट बाय अ बुक। सब्जेक्ट डिड नॉट, V1 ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर काफी सिंपल है, लेकिन बस समझना है कि सेंटेंस को बनाना कैसे है, बस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आप मिरर के सामने कर सकते हैं, प्रैक्टिस आप खुद से बोल बोल कर सकते हैं। किसी टॉपिक पर एक सेंटेंस लीजिए और उस सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोलिए, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से। राहुल बाजार नहीं गया, राहुल डिड नॉट गो टू मार्केट। वॉज एवर मतलब कोई काम कर रहा था, एक प्रयोग में बता चुका हूं, ये दूसरा प्रयोग है वॉज वर का, जो बताता है कि कोई काम पास्ट में कर रहा था, पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था, और जब कंटिन्यू था तो वो आप बता सकते हैं। सुरेश आम खा रहा था तो बोलेंगे सुरेश वॉज ईटिंग अ मैंगो। जब भी कंटिन्यूअस काम हो तो वहां पर आप V4 लगाते हैं, यहाँ पर भी ईटिंग V4 है। तुम लोग मूवी देख रहा था, यू वर वॉचिंग अ मूवी, यहाँ पर वॉच मतलब देखना होता है, वॉचिंग V4 हो गया। इस तरीके से आप प्रयोग करेंगे। हैड मतलब कोई काम कर चुका था, इसका क्या सेंटेंस होगा? जिससे रमन बाजार से आ चुका था, ये काम बहुत पहले कंप्लीट हो गया रहता है, बहुत पहले कंप्लीट हो गया रहता है, क्योंकि आप हेड के साथ वितरी प्रयोग करता है। जैसे रमेश हैड कम, रमेश आ चुका था फ्रॉम मार्केट, मार्केट से, इस तरीके से बोलते हैं। अमन रवि से मिल चुका था, अमन हैड मेट रवि, मेट V3 है, काम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, इस तरीके से। हैड बीन मतलब से रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, जिसमें कि टाइम का बात होगा। यहाँ पर देखिए बचपन से, हम लोग बचपन से मैच खेलते आ रहे हैं या खेल रहे हैं, तो बोलेंगे खेल रहे थे, सॉरी,
हम लोग बचपन से मैच खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग द मैच, हम लोग मैच खेल रहे थे। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, इस तरीके से बोलते हैं। रमेश कल से अंग्रेजी सीख रहा था, कैसे बोलेंगे? रमेश हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस यस्टरडे। मैंने आपको बताया कि यस्टरडे से भी पहले आप से के लिए सिंस प्रयोग करते हैं। विल काफी आसान सा है, जो बताता है कि कोई काम फ्यूचर में होगा, जैसे कि मैं बाजार जाऊंगा, मैं अंग्रेजी सीखूंगा, मैं कार खरीदूंगा, इस तरीके से बोल सकते हैं। मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। यहाँ पर आई विल V1। अब मैं एक एक्सेप्शन सा चीज बताता हूँ, स्पीकिंग में तो सभी के साथ आप विल प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो आई और वी के साथ सेल प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ विल करता है, लेकिन स्पीकिंग में सभी के साथ तो विल प्रयोग करते हैं। रीता किताब पढ़ेगी, रीता विल रीड अ बुक। नहीं तो आप कमेंट करेंगे कि सर आई और वी के साथ तो सेल प्रयोग होता है। इस तरीके से मैंने आपको ये भी बता दिया ताकि आपके डाउट खत्म हो जाए। विल बी मतलब कोई काम कर रहा होगा, फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू होगा, जैसे रवि सो रहा होगा, रवि विल बी स्लीपिंग। विल बी के साथ वी फोर जब आप बताते हैं तो फ्यूचर में कंटिन्यूअस एक्शन बताते हैं, आने वाले समय में कोई काम कर रहा होगा। इस तरीके से हम लोग मैच खेल रहे होंगे, मतलब अभी तो घर में है लेकिन हम लोग मैच खेल रहे होंगे, कल खेल रहे होंगे, कोई टाइम की बात कर सकते हैं, हम लोग 10 बजे मैच खेल रहे होंगे, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। बोलेंगे वी विल बी प्लेइंग, तो इस तरीके से प्रयोग करते हैं। विल हैव मतलब कोई काम कर चुका होगा, वे लोग अंग्रेजी सीख चुका होगा, दे विल हैव लर्न्ड इंग्लिश। विल हैव के साथ विल थ्री अगर आप लगाते हैं तो इसका मतलब है कि कोई काम आप फ्यूचर में कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट कर चुके होंगे फ्यूचर में, इस तरीके से यहाँ पर प्रयोग होता है। विल हैव के साथ विल थ्री का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि काफी आसान है। सुरेश रूम साफ कर चुका होगा, सुरेश विल हैव क्लीन्ड द रूम। क्लीन हो गया, लर्न हो गया, ये सभी विल थ्री है, जो कि आप इस तरीके से काफी आसानी से बना सकते हैं। विल हैव बीन जो बताता है कि कोई काम किसी टाइम से कर रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वे लोग कल से काम कर रहे होंगे, कोई काम किसी टाइम से कर रहे होंगे, तो बोलेंगे दे विल हैव बीन वर्किंग, वे लोग काम कर रहे होंगे फ्रॉम टुमारो, कल से। फ्यूचर टाइम के लिए जहां पर आप सिंस प्रयोग करते हैं, सिंस के जगह पर आप फ्रॉम प्रयोग करते हैं। अमन सुबह से फूल तोड़ रहा होगा, अमन है तो यहाँ पर हम अमन कर देंगे। अमन विल हैव बीन प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम मॉर्निंग, इस तरीके से प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की मैंने आपको बता दिया है। अब है कैन, जो कि काफी आसान सा है। कैन मतलब है सकता है। अब आप बताइए कि सकता है तो कब प्रयोग करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए कब करते हैं? तो कैन का प्रयोग करते हैं कैपेसिटी के लिए। जैसे इसका स्ट्रक्चर काफी आसान होता है, जैसे वो कार चला सकता है, ऐसा काम जिसमें क्षमता की बात हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई कैन ड्राइव अ कार। यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा V1, मतलब कि कैन के बाद V1 आएगा, जैसे ड्राइव V1 है। हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं बिकॉज वी हैव कैपेसिटी टू स्पीक इन इंग्लिश, तो बोलेंगे वी कैन स्पीक इंग्लिश। शुड मतलब चाहिए, काफी आसान सा है। शुड पर मैंने आपको शुड बी का प्रयोग भी बताऊंगा, कैसे इसका प्रयोग करते हैं। शुड मतलब चाहिए, जो कि ये प्रयोग करते हैं सजेशन के लिए, मतलब जहां पर एडवाइस की बात हो, उससे अंग्रेजी सीखना चाहिए। ही शुड लर्न इंग्लिश, शुड के बाद यहाँ पर V1 लगा देंगे। रमेश को सुबह में टहलना चाहिए, रमेश शुड वॉक इन द मॉर्निंग, मतलब कि एडवाइस से कैसा काम करना चाहिए। कोई बीमार है तो उससे बोलते तुम्हें समय पर दवाई लेना चाहिए, तुम्हें समय पर खाना खाना चाहिए, इस तरीके से बोलते हैं। कुड मतलब पाया या सका, जैसे बोलते हैं मैं उससे मिल सका, तो बोलेंगे आई कुड मीट हिम। वो किसी तरह अंग्रेजी सीख सका, ही समहाउ कुड लर्न इंग्लिश, इस तरीके से प्रयोग करता है। कोई काम कर सका या पाया, पास्ट की बात। मस्ट, मस्ट का मतलब है जरूर चाहिए, जैसे हम बोलते हैं रमेश को जरूर अंग्रेजी में बात करना चाहिए, मतलब सजेशन है, एडवाइस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, तो बोलेंगे रमेश मस्ट टॉक इन इंग्लिश। हम लोगों को जरूर समय पर दवाई लेना चाहिए, वी मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, इस तरीके से। वुड, वुड का मतलब तो बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन यहाँ पर वुड का मतलब है कोई काम करूंगा, लेकिन कब? जब आपका कोई विश हो, कोई इच्छा हो, वहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं मिठाई खाऊंगा, तो बोलेंगे आई वुड ईट स्वीट्स। वो पहाड़ पर चढ़ेगा,
ही वुड क्लाइंब ऑन माउंटेन, द भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रयोग करते हैं वुड का, वुड के साथ V1 आएगा। माइट मतलब कोई काम कर सकेगा, पॉसिबिलिटी है, लेस पॉसिबिलिटी। वो अंग्रेजी बोल सकेगा मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बोल भी सकता है नहीं भी बोल सकता है, बिकॉज ही डजंट फोकस ऑन स्टडिंग, ही डजंट फोकस ऑन प्रैक्टिस, दैट इज व्हाई। ही माइट स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकेगा, तुम लोग उससे मिल सकोगे, ये सकेगा मतलब संभावना है कि मिल सकते हो लेकिन नहीं भी मिल सकते हो, ऐसा भी संभावना है। यू माइट मीट हिम, इस तरीके से प्रयोग करते हैं। मे का मतलब है सकता है, जब प्रयोग करते हैं इसमें हम बात करते हैं कि जब संभावना की बात हो, संभावना जब भी आप बात करेंगे वहां पर आप इसका प्रयोग करेंगे। जैसे आज बारिश हो सकती है तो बोलेंगे इट मे रेन टुडे, बोल सकते हैं। रमेश आज आ सकता है, रमेश मे कम टुडे।